पंजाब में एक जगह है मोहाली। इसी मोहाली में नवदीप गिल का परिवार रहता था। नवदीप गिल ने 17 अप्रैल 2021 को कविता से शादी की थी। उनकी 3 साल की एक बेटी भी थी। नवदीप एक कामयाब बिजनेसमैन था, जिसका काम ऐसा था कि उसे अक्सर विदेश आना जाना पड़ता था। घर की जिम्मेदारी कविता संभालती थी, बच्ची की देखभाल, घर का कामकाज, सब कुछ। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 23 फरवरी 2025 को जब नवदीप अचानक घर पहुंचा, तो ड्राइंग रूम में एक अनजान आदमी बैठा दिखा। नवदीप को लगा कि इसे तो उसने कुछ महीने पहले भी यहां देखा था। तब भी उसने पत्नी से पूछा था कि यह कौन है। उस समय कविता ने बताया था कि यह उसका बचपन का दोस्त है और वह एक पुलिस अधिकारी है जिसे वह सालों से जानती है, और उसका नाम रणजीत सिंह है और मनसा का रहने वाला है। शुरुआत में नवदीप ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि कभी कभी मिलने आ जाता होगा, दोस्त ही तो है। लेकिन जब यह मुलाकातें बार बार होने लगी, तो उसे शक होने लगा। उसने कविता से सीधा पूछा, ये इतनी बार क्यों आता है? हर बार वही जवाब मिलता, बचपन का दोस्त है, हमारी बेटी से बहुत लगाव है, इसलिए मिलने आ जाता है। लेकिन नवदीप को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगने लगा कि मामला कुछ और ही है। उसने सच जानने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया। हर बार जब नवदीप विदेश जाता, तो वह घर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करता। लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। हर बार जब वह रिमोट एक्सेस से कैमरों की फुटेज देखना चाहता, तो कैमरे अचानक ऑन ऑफ हो जाते। यह संयोग नहीं हो सकता था। उसे शक होने लगा कि कैमरे तभी बंद होते थे जब कोई घर में आता था, जिसे उसकी पत्नी छिपाना चाहती थी। कविता को भी एहसास हो गया था कि नवदीप अब सतर्क हो गया है। लेकिन कविता भी कम चालाक नहीं थी। जब भी रणजीत घर आता, वह पहले ही कैमरे बंद कर देती ताकि नवदीप को कुछ पता न चले। मगर नवदीप अब सतर्क था। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। नवदीप की गैर मौजूदगी में उनका रिश्ता और गहरा होता गया। वे किसी भी हाल में अपने इस अवैध संबंध को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच कब तक छिपा रह पाएगा। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। नवदीप के मन में शक गहराता गया, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसके शक को और पक्का कर दिया। उस वक्त नवदीप बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन में था। लेकिन जैसे ही उसने घर के सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करने की कोशिश की, एक बार फिर कैमरे ऑफ हो गए। इस बार उसे पूरा यकीन हो गया कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे उससे छुपाया जा रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद वह जल्द ही भारत लौट आया। इस बार नवदीप ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को अपने लौटने की खबर नहीं देगा। वह सरप्राइज देने के बहाने सच्चाई का सामना करना चाहता था। 21 मार्च को नवदीप अचानक बिना बताए घर पहुंचा। उसने चुपचाप अपनी स्पेयर चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन बेडरूम की हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने उसकी पत्नी कविता और रणजीत आपत्तिजनक हालत में थे। यह नजारा उसकी कल्पना से परे था। एक पल में उसकी दुनिया बिखर गई। गुस्से और धोखे की आग में जलते हुए नवदीप ने जवाब मांगा, लेकिन इससे बात और बिगड़ गई। बहस शुरू होते ही रणजीत बीच में आ गया। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा घमंड था। हालात तब और बिगड़ गए जब रणजीत ने अपनी असली पहचान बताई। वह एक पुलिस अधिकारी था। उसने नवदीप को खुलेआम धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया या पुलिस में शिकायत की, तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। रणजीत की धमकी के बाद भी नवदीप ने कविता से जवाब मांगा, लेकिन उसकी पत्नी ने भी साफ कर दिया कि वह रणजीत से मिलना जुलना बंद नहीं करेगी। इस सब के बीच नवदीप बेबस खड़ा था। उसके पास शब्द नहीं थे, न कोई रास्ता। रणजीत खुलेआम अपनी ताकत दिखा रहा था और कविता बिना किसी शर्म के उसके साथ खड़ी थी। नवदीप का भरोसा, उसकी शादी, उसका परिवार, सब कुछ एक पल में बिखर चुका था। नवदीप और कविता के बीच अब रोज झगड़े होने लगे। हर छोटी बड़ी बात पर बहस छिड़ जाती और घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता। एक दिन गुस्से में आकर नवदीप ने कविता का मोबाइल फोन छीन लिया। वह देखना चाहता था कि आखिर रणजीत से उसकी बातचीत कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन कविता ने फोन वापस लेने के लिए उससे धक्का मुक्की कर दी। नवदीप ने कविता को सोफे पर धक्का दिया।
मोबाइल लेकर बेडरूम में चला गया। जब उसने फोन खंगालना शुरू किया तो जो सच सामने आया उसने उसे अंदर तक हिला दिया। स्क्रीन पर व्हाट्सएप चैट खुली और जैसे जैसे उसने मैसेज स्क्रॉल किए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पिता के लिए यह जानना कितना भयावह हो सकता है कि उसकी पत्नी, जो उसकी बेटी की मां भी थी, पिछले 1 साल से रणजीत के साथ रिश्ते में थी। कविता जिसे बचपन का दोस्त बता रही थी, असल में उसका बचपन का दोस्त नहीं था। चैट में यह साफ हो गया कि दोनों की मुलाकात 1 साल पहले एक सैलून में हुई थी। वहीं से बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती उनके बेडरूम तक पहुंच गई। लेकिन जब उसकी नजर गैलरी पर गई तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। उसकी उंगलियों ने जैसे ही स्क्रीन को स्क्रॉल किया, उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। फाइल के नाम पर ध्यान गया तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने उसे प्ले किया, उसकी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर उसकी 3 साल की मासूम बेटी थी। नवदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बीवी पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसकी मासूम बेटी के साथ ऐसा गंदा खेल खेल रही थी। मोबाइल में जो वीडियो था, उसमें उसकी 3 साल की बेटी थी जो डरी सहमी खड़ी थी। सामने वही दरिंदा था जो खुद को पुलिस वाला बताता था, जो उसकी बीवी का यार था। वो बच्ची को जबरदस्ती पकड़ रहा था, गलत तरीके से छू रहा था, और सबसे ज्यादा शर्मनाक ये था कि उसकी बीवी खुद ये सब अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही थी। नवदीप को चक्कर आ गया। गुस्से में उसका खून खौल रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसकी मासूम 3 साल की बेटी के साथ घिनौना अपराध हुआ था, और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का प्रेमी था। सबसे भयावह सच यह था कि इस अमानवीय कृत्य को खुद उसकी पत्नी ने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। जैसे ही वीडियो देखे, नवदीप पुलिस थाने गया। पुलिस को पूरी कहानी सुना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। जब अधिकारियों ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उस घर में घिनौना अपराध हो रहा था। एक ऐसा अपराध जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। इतना ही नहीं, इस शर्मनाक कृत्य का वीडियो भी बनाया जा रहा था। बच्ची को धमकाया जाता था कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। नन्ही सी जान पर इस तरह का अत्याचार हो रहा था, और यह सब उसी की मां की निगरानी में हो रहा था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, पंजाब पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला रणजीत सिंह था। पुलिस ने तुरंत रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही बच्ची की मां को भी उसी घर से हिरासत में ले लिया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, रणजीत सिंह के बारे में चौंकाने वाले राज खुलते गए। वह खुद को एक पुलिस अधिकारी बताता था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस की वर्दी में कई तस्वीरें और वीडियो अपलोड थे, जिससे वह खुद को एक दबंग अधिकारी साबित करना चाहता था। लेकिन हकीकत यह थी कि वह कोई पुलिस वाला नहीं था, बल्कि एक धोखेबाज था जो वर्दी का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करता था। नवदीप के लिए यह खुलासा किसी झटके से कम नहीं था। जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वह असल में एक फर्जी पुलिस वाला निकला। कविता ने अपने पति नवदीप के भरोसे को तोड़ा और उसके पीठ पीछे रणजीत से अवैध संबंध बनाए। जब नवदीप को शक हुआ तो उसने चालाकी से सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया ताकि सबूत न मिले। सबसे घिनौनी हरकत यह थी कि उसने अपनी ही मासूम बेटी को रणजीत के हवाले कर दिया और खुद इस घिनौने अपराध का वीडियो रिकॉर्ड किया और मजे लेने लगी। यह किसी भी मां के लिए सबसे अमानवीय कृत्य था। जब नवदीप ने सच का सामना किया तो कविता ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि रणजीत के साथ मिलकर अपने पति को धमकाने की कोशिश की। यह दिखाता है कि वह पूरी तरह आत्मकेंद्रित और निर्दयी हो चुकी थी। इस कहानी का सबसे डरावना पहलू बच्ची के साथ हुआ अपराध था। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। नवदीप ने सही समय पर पुलिस के पास जाकर इस अपराध का खुलासा किया। किसी भी गलत काम को सहने के बजाय कानून की मदद लें और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। कविता और रणदीप अगर दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल तक की सजा हो सकती है। आज की दूसरी कहानी
मध्य प्रदेश की है। ये बात 2024 की है। 22 जून को मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उमरिया की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और सड़क किनारे गड्ढे में फंस गई। कार चला रहा युवक बाहर निकला और आसपास के ग्रामीणों से मदद मांगने लगा। जब ग्रामीण कार के पास पहुंचे और अंदर झांका, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। कार की पिछली सीट पर एक युवती की लाश पड़ी थी। यह देखते ही ग्रामीणों ने युवक को घेर लिया। जब सूरज को लगा कि अब वह बच नहीं सकता, तो उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना घुनघुटी चौकी को दे दी। घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। आधे घंटे में घुनघुटी चौकी प्रभारी भूपेंद्र पंत कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उसने अपना नाम सूरज पनिका और मारी गई लड़की का नाम ममता पनिका बताया, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने ही युवती की हत्या की थी। वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए अमरकंटक से 150 किलोमीटर दूर उमरिया के जंगल में गया था। उसका इरादा लाश के टुकड़े टुकड़े करके जलाने का था, ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब हो पाता, कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका राज खुल गया। सूरज ने मरने से पहले पुलिस को हत्या की पूरी कहानी सुनाई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक गांव है, अहिरगंवा गांव। इसी गांव में ममता का परिवार रहता था। जब 6 साल पहले 20 साल की ममता ने शहडोल डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया था। सूरज शहडोल में रहकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। ममता भी वहीं किसी दूसरे इलाके में किराए के कमरे में रहती थी। दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर नजदीकी बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्यार हो गया। जब दोनों के दिलों में प्यार का एहसास हुआ, तो मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहली बार मिलने के बाद सूरज ने ममता से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। फिर क्या था, दोनों घंटों फोन पर बातें करने लगे। सूरज और ममता शहडोल में अपने अपने कमरे में रहते थे और घर वालों से दूर थे, इसलिए उन्हें किसी से रोकने का डर नहीं था। ममता सूरज की मां शकुंतला की ननद की बेटी थी। इस वजह से घर वालों को उनकी मुलाकातों पर शक नहीं होता था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी और ममता ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। अब दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे। सूरज को जब भी मौका मिलता, वह ममता के कमरे पर जाता, क्योंकि उसके कमरे पर उसकी बहन संध्या भी रहती थी, जबकि ममता का कमरा ज्यादा सुरक्षित लगता था। कहते हैं कि प्यार को छिपाने की कोशिश कितनी भी की जाए, वह ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहता। सूरज और ममता के बीच प्रेम प्रसंग के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सूरज की बहन संध्या को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया, क्योंकि वह सूरज के साथ शहडोल में पढ़ाई कर रही थी। हालांकि संध्या को सूरज और ममता के बीच के रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद सूरज और ममता की हिम्मत और बढ़ गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरज शहडोल में एलआईसी में नौकरी करने लगा, जबकि ममता अमरकंटक में किराए पर एक कमरा लेकर कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन से बीएड की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था। सूरज और ममता ने एक दूसरे से यह तय कर लिया था कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। वक्त का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सूरज और ममता के बीच पहली बार तकरार तब शुरू हुई जब ममता के घर वालों ने उसकी शादी के लिए लड़का देख लिया। वह लड़का उन्हें पसंद आ गया और 20 अप्रैल 2024 को ममता की शादी शहडोल जिले के अमझोर गजनी के निवासी सुरेंद्र से कर दी गई। यह खबर जैसे ही सूरज को मिली, उसके होश उड़ गए। ममता की शादी के बाद वह खोया खोया सा रहने लगा। शादी के कुछ दिन बाद ममता ससुराल में रही, लेकिन फिर वह मायके वापस आ गई। इसके बाद ममता पढ़ाई के लिए अमरकंटक जाकर रहने लगी थी। 10-15 दिन पहले ममता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पति के साथ एक फोटो पोस्ट की। यह देखकर सूरज बहुत बौखला गया। उसने तुरंत ममता को फोन किया और दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। ममता ने साफ साफ सूरज से कह दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। जो भी हमारे बीच में था उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई। सूरज ने तभी यह ठान लिया था कि प्यार में धोखा देने वाली ममता को वह एक सबक सिखाएगा। 4-5 दिन पहले सूरज ने पहल करते हुए ममता से बात की थी और उससे माफी भी मांगी थी, लेकिन इस बीच उसने ममता की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था।
सूरज ने 20 जून की सुबह कार लेकर ममता से मिलने अमरकंटक पहुंचने का निर्णय लिया। उसने पहले ही कार में चाकू, ग्लव्स, चॉपर और एसिड की बोतल छिपाकर रखी थी। अमरकंटक पहुंचने के बाद सूरज ने ममता को फोन करके बुलाया। दोनों ने अमरकंटक में एक होटल में 14 घंटे बिताए। रात के 12 बजे के बाद वे होटल से बाहर निकले और सूरज ने ममता को कार में बैठाकर एक लंबी ड्राइव पर ले जाने का फैसला किया। वह कार को अमरकंटक के जंगल वाले रास्ते पर ले गया। ममता को सूरज की योजना का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक चलते चलते सूरज ने ममता पर हमला किया और इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। सूरज ने 21 जून की सुबह कार में लंबी ड्राइव पर निकलते हुए मानपुर चौरी से 6 किलोमीटर आगे जंगल में कार चला दी। रास्ते में कार एक पेड़ से टकराकर गड्ढे में फंस गई। वहां दूर दूर तक कोई मदद करने वाला नहीं था। सुबह करीब 9 बजे 4 आदिवासी लोग वहां से गुजर रहे थे। सूरज ने उनसे मदद मांगी और वे गाड़ी को धक्का लगाने लगे, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकली। फिर जंगल विभाग का चौकीदार भी वहां आया और उसने भी गाड़ी को बाहर निकालने में मदद की। जब गाड़ी नहीं निकली तो चौकीदार ने सूरज से कहा कि वह भी गाड़ी से उतरकर धक्का लगाए और वह खुद स्टीयरिंग संभालेगा। सूरज पहले तो थोड़ा झिझकते हुए पीछे की सीट पर ममता की लाश को देखता रहा, लेकिन फिर उसे कोई शक न हो इसलिए वह भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। चौकीदार ने दरवाजा खोलकर जब कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा तो उसकी नजर कार में फैले खून और पीछे की सीट पर पड़ी ममता की लाश पर पड़ी। लाश देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। चौकीदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की पूरी जांच की और सबूतों को ध्यान में रखते हुए सूरज की कहानी को गंभीरता से सुना। आरोपी सूरज की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए केस में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने इस केस को हत्या और आत्महत्या के मामले के रूप में दर्ज किया और इसे क्लोज कर दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना ने समाज में प्यार, गुस्से और बदले की भावना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना है, जिसमें प्यार, धोखा, गुस्सा और अपराध का एक भयावह मेल देखने को मिला। सूरज और ममता के रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई, लेकिन अंत इतना भयानक होगा यह शायद किसी ने नहीं सोचा था। इस घटना से यह समझ आता है कि जुनूनी प्यार और अस्वीकार को संभालने की क्षमता का अभाव किस तरह से एक व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकता है। अगर सूरज ने इस पूरे घटनाक्रम को संयम और समझदारी से लिया होता तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। इस तरह की घटनाएं यह भी दर्शाती हैं कि किसी के जीवन में अचानक आए बदलाव, जैसे शादी या ब्रेकअप, को स्वीकार करना और मानसिक रूप से तैयार रहना कितना जरूरी है। प्यार अगर स्वीकृति और सम्मान के साथ हो तभी उसका असली अर्थ होता है, वरना वह विनाशकारी बन सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।